गुड मॉर्निंग साथियों। इनकम टैक्स में हमने रेजिडेंशियल स्टेटस और कौन कौन से करदाता पे किस किस इनकम पे कर लगता है वो हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कर मुक्त आय, एग्जेम्प्टेड इनकम। मतलब ऐसी कौन सी आय है जो भारत में कर मुक्त होती है, उसके ऊपर कर टैक्स जो है वो नहीं लगता। ऐसी कौन कौन सी आय है जिसमें टैक्स नहीं लगता। देखो, जनरली हम बात करें तो इनकम टैक्स एक्ट में इतने रूल्स एंड रेगुलेशंस है, इतना आपके लिए भी याद कर पाना संभव नहीं होता और ना इतने एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होते हैं। तो हम सारी करमुक्त आयों का भी अध्ययन नहीं करेंगे। कुछ करमुक्त आय मैं आपको बता रहा हूँ जो आपके सिलेबस के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, और कुछ करमुक्त आय जब हम अलग अलग शीर्षक पढ़ेंगे, अलग अलग हेड पढ़ेंगे, उस समय डिस्कस करेंगे उनके बारे में। अभी मैं कुछ जो इम्पोर्टेंट करमुक्त आय हैं उनके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो आप ये मत समझिएगा कि भाई करमुक्त आय इतनी है, बहुत सारी है करमुक्त आय। यदि मैं गिनती आपको स्टार्ट कराऊं तो 1000 से ऊपर निकल जाएगी। इतना याद करना आपके लिए भी संभव नहीं होगा, आप भी समझते हो इस बात को। तो अभी फिलहाल मैं जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं के बारे में आपको बता रहा हूँ। बाकी जैसे जैसे शीर्षक पढ़ते जाएंगे, हम अलग अलग हेड्स पढ़ते जाएंगे तो उनके साथ में डिस्कस करते जाएंगे। देखो, एक तो मैं लिख रहा हूँ, देखो सभी कर्मचारियों के लिए करमुक्त आय। सभी कर्मचारियों मतलब चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे कंपनी हो, चाहे फर्म हो, चाहे कोई भी हो, सभी कर्मचारियों के लिए जो करमुक्त आय हैं वो कौन कौन सी है, तो उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो पॉइंट आपको बता रहा हूं। देखो, सबसे पहले कृषि आय, एग्रीकल्चर इनकम जो होती है वो सभी कर्मचारियों के लिए करमुक्त होती है, चाहे किसी भी प्रकार का कर्मचारी हो। भारत में कृषि आय करमुक्त होती है, बात पहले भी बताई थी मैंने आपको। दूसरा, हिंदू अविभाजित परिवार, HUF से प्राप्त राशि। मतलब हिंदू अविभाजित परिवार के किसी सदस्य को यदि परिवार से कोई राशि प्राप्त होती है तो वो करमुक्त होती है, क्योंकि परिवार के ऊपर अलग से कर लग चुका होता है। तो एक ही चीज पे 2 बार तो कर लगेगा नहीं, आप भी समझते हो। तो जब परिवार के ऊपर कर लग गया तो परिवार से जो प्राप्त राशि है उसके सदस्य को वो क्या होगी, करमुक्त होगी। नेक्स्ट, साझेदार को फर्म से प्राप्त लाभ। यदि साझेदार को फर्म से लाभ प्राप्त हो रहा है तो वो करमुक्त होगा, क्योंकि साझेदारी फर्म के ऊपर कर लग जाएगा। तो फर्म से यदि साझेदारों को कोई लाभों में हिस्सा प्राप्त हो रहा है तो करमुक्त होगा। लेकिन यदि साझेदार को फर्म से वेतन या ब्याज मिल रहा है, सैलरी या इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो करमुक्त नहीं होगा, ये ध्यान रखना। चौथा, त्रासदी के समय प्राप्त क्षतिपूर्ति।
भारत में कई बार ऐसा हुआ है कि कई तरह की त्रासदी ट्रेजेडीज हुई है जिसमें लोगों की जान चली जाती है या एक्सीडेंट होने के कारण में उनको क्या है कि सरकार द्वारा मुआवजा मिलता है, तो वो मुआवजा कर मुक्त होता है। जैसे आपको याद होगा भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 1985 में, तो उस समय लोगों को जो जिनकी मृत्यु हुई उनको सरकार ने पैसे दिए थे, तो पैसे कर मुक्त थे। या जैसे मान लो रेलवे का एक्सीडेंट हो जाए, रेल का एक्सीडेंट हो जाए, यात्री मर जाते हैं या दुर्घटना हो जाती है उनके साथ में, तो जो मुआवजा मिलता है वो क्या होता है, कर मुक्त होता है। उसके बाद जीवन बीमा पॉलिसी से प्राप्त राशि, लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं हम, तो लाइफ इंश्योरेंस का पैसा कब मिलता है, या तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाए और या लाइफ इंश्योरेंस जितने वर्ष के लिए करवाई है उतने वर्ष की अवधि समाप्त हो जाए, मतलब परिपक्व हो जाए, मैच्योर हो जाए इंश्योरेंस, तो लाइफ इंश्योरेंस का पैसा मिलता है। तो लाइफ इंश्योरेंस का जो भी पैसा मिलेगा वो कर मुक्त होगा। सार्वजनिक भविष्य निधि से प्राप्त राशि, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ हम कहते हैं इसको। तो पीपीएफ में यदि आपने कोई पैसा जमा कराया है और उसके बाद में मैच्योरिटी के बाद जब वो आपको पैसा मिलेगा तो वो मिलने वाले पैसे की राशि क्या होगी, कर मुक्त। एनपीएस, न्यू पेंशन स्कीम से यदि कोई राशि प्राप्त होती है, जैसे सरकारी कर्मचारी जो 2004 के बाद लगे हुए हैं वो पुरानी पेंशन स्कीम में नहीं है, नई पेंशन स्कीम में है, तो नई पेंशन स्कीम की जो भी राशि प्राप्त होगी वो उन कर्मचारियों के लिए कर मुक्त होगी, चाहे वो प्राइवेट कर्मचारी हो चाहे वो सरकारी कर्मचारी। कुछ प्रतिभूतियों पर जो ब्याज की राशि प्राप्त होती है वो भी कर मुक्त होती है। अब वो प्रतिभूतियाँ अलग अलग कैटेगरी की होती है, यदि हमारे पास में क्वेश्चन में आती है तो उसमें लिखा हुआ ही आएगा कि वो कर मुक्त कैटेगरी की है या कर योग्य कैटेगरी की है। तो कुछ सिक्योरिटीज जो होती है उनके ऊपर जो ब्याज प्राप्त होता है वो कर मुक्त होता है। सरकार से प्राप्त होने वाली छात्रवृत्तियां, आप लोग कॉलेज के स्टूडेंट्स को भी छात्रवृत्ति मिलती है, तो सरकार से जो भी छात्रवृत्ति प्राप्त होती है वो क्या होती है, कर मुक्त होती है। सांसदों या विधायकों को प्राप्त भत्ते, एमपी एमएलए जो होते हैं उनको जो भत्ते प्राप्त होते हैं, अलाउंस प्राप्त होते हैं, वो भी पूर्णतया कर मुक्त होते हैं। भूतपूर्व शासक के मकान की आय, जो पुराने राजा महाराजाओं के बंगले मकान वगैरह बने हुए थे उनसे यदि उनको कोई आय हो रही है तो वो आय भी पूर्णतया कर मुक्त होती है। अवयस्क बच्चे की आय, माइनर, जो 18 साल से कम का है, यदि वो कोई पैसे कमाता है तो उसके ऊपर जो कर लगता है वो 1500 रुपए तक कर मुक्त होता है। मतलब 1500 रुपए की आय तक यदि वो कमाता है साल भर में तो कर मुक्त है। 1500 से ज्यादा है तो कर लगेगा, लेकिन कर अवयस्क बच्चे पर नहीं लगेगा, उसके माता या पिता की इनकम में जोड़ के और माता या पिता के ऊपर कर लगेगा। ठीक है ना।
तो ये तो ऐसी आय हैं जो सभी कर्मचारियों के लिए कर मुक्त है, और भी बहुत सारी है, लेकिन हमने केवल मेन ही डिस्कस की है जो हमारे काम आने वाली है। तो इन आय को ध्यान रखना है कि ये आय जो होती है ये सभी कर्मचारियों के लिए क्या होती है, कर मुक्त होती है। ठीक है, अब आते हैं कर्मचारियों के लिए कर मुक्त आय। जो कर्मचारी लोग हैं, सैलरी मिलती है जिनको, उनके लिए कुछ आय होती है वो कर मुक्त होती है। वो कौन कौन सी है? यात्रा व्यय में सहायता, लीव ट्रेवल असिस्टेंस। कुछ जो कंपनियां या एंटरप्राइजेज होते हैं वो अपने कर्मचारियों को घूमने के लिए भेजते हैं, तो उनको वो यात्रा व्यय में सहायता करते हैं, पैसे लगते हैं, तो कुछ पैसे वो देते हैं, तो वो कर मुक्त होते हैं। ये ध्यान। ग्रेच्युटी की राशि प्राप्त हो रही है, यदि कर्मचारी रिटायर हो रहा है, सेवानिवृत्त हो रहा है, तो उसको ग्रेच्युटी की राशि प्राप्त होती है, तो ग्रेच्युटी की राशि भी उसके लिए कर मुक्त होती है। पेंशन की यदि एक मुश्त राशि वो ले रहा है, कर्मचारी के रिटायर होने के बाद में उसको दो ऑप्शन मिलते हैं कि भाई पेंशन की कुछ राशि एक मुश्त भी वो ले सकता है भविष्य के हिसाब से, तो जो एक मुश्त राशि मिलती है वो भी कर मुक्त होती है। ये कुछ शर्तों के अधीन होते हैं कर मुक्त, ये ध्यान रखना है, पूर्णतः कर मुक्त नहीं है। ग्रेच्युटी की राशि, पेंशन की राशि, वो शर्तें हम जब सैलरी हेड बनेंगे तो उसमें आ जाएगी सारी। फिलहाल आपको जो जो कर मुक्त बात है आए केवल वो बता रहा हूँ, भाई ये कर मुक्त है, पूर्णतया है या नहीं है, ये वो जब शीर्षक पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। उसके बाद पीएल, कर्मचारियों की जो छुट्टियां जमा होती है, उन अर्जित जो छुट्टियां हैं उनके 300 छुट्टियों तक, यदि उसकी 300 तक छुट्टियां जमा है तो 300 छुट्टियों का उसकी रिटायरमेंट पे, सेवानिवृत्ति पे नगद भुगतान मिलता है, तो वो नगद भुगतान जो मिलता है वो भी कर मुक्त होता है। छंटनी पर प्राप्त क्षतिपूर्ति, यदि किसी कर्मचारी को छंटनी करके निकाल दिया गया है बिजनेस से तो उसको क्षतिपूर्ति दी जाती है, तो वो क्षतिपूर्ति भी कर्मचारी के लिए क्या होती है, कर मुक्त होती है। प्रोविडेंट फंड, भविष्य निधि। भविष्य निधि वैसे तो 3 प्रकार की होती है, एक वैधानिक होती है स्टैट्यूटरी, एक प्रमाणित होती है रिकॉग्नाइज्ड, एक अप्रमाणित होती है अनरिकॉग्नाइज्ड। तो इसमें से जो वैधानिक और प्रमाणित भविष्य निधि से यदि कोई पैसा प्राप्त हो रहा है तो वो कर मुक्त है, और अप्रमाणित भविष्य निधि से पैसा प्राप्त होता है तो वो कर मुक्त नहीं होता। हाउस रेंट अलाउंस, मकान किराया भत्ता मिलता है कर्मचारियों को, वो भी कर मुक्त होता है, लेकिन कुछ शर्तों तक ही होता है, वो शर्तें बाद में सैलरी हेड में डिस्कस करेंगे हम, तो ये भी ध्यान रखना। ट्रैवलिंग अलाउंस, यात्रा भत्ता होता है, वो भी कर मुक्त होता है, वो भी कुछ शर्तों तक होता है, तो उसके बारे में भी हम सैलरी हेड में डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से कर्मचारियों के लिए कुछ कर मुक्त आय मैंने आपको बताई है कि भाई ये आय कर मुक्त हो सकती है। अब देखो, आज तो हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में अपना मेन काम स्टार्ट होना है। अभी तक तो हमने केवल इनकम टैक्स का बेसिक पढ़ा, नेक्स्ट वीडियो से हेड्स, शीर्षक पढ़ना चालू करेंगे। मैंने आपको बताया था आयकर में 5 शीर्षक है, एक वेतन सैलरी, एक मकान किराए से जो आय हो रही है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, एक इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, व्यापार और पैसे के आय जो है वो,
एक होता है कैपिटल गेन, पूंजी लाभ, संपत्तियों को बेचने पर जो लाभ होता है, और एक होता है अदर सोर्सेज, अन्य आय। अब ये 5 हेड के 5 चैप्टर अपने को आगे पढ़ने हैं, जिसमें से सबसे बड़ा चैप्टर वेतन का ही है। सैलरी हेड में बहुत सारे नियम है जो आपको पढ़ने भी पड़ेंगे और याद भी रखने पड़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सैलरी हेड स्टार्ट कराऊंगा सबसे पहले, उसके बाद धीरे धीरे 5 हेड पढ़ेंगे, फिर आगे डिडक्शंस पढ़ेंगे, टैक्स की कैलकुलेशंस पढ़ेंगे, बहुत सारे चैप्टर्स है, तो हम एक एक करके स्टार्ट करेंगे। तो अगले वीडियो में आपको वेतन शीर्षक स्टार्ट कराऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ध्यान से पढ़ना होगा। अभी तक जो पढ़ाया है वो केवल इनकम टैक्स का इंट्रोडक्शन है, परिचय है उसको, हालांकि परिचय भी ध्यान रखना जरूरी है। यदि आपको परिचय किसी चीज़ का मालूम नहीं होगा तो आगे क्या समझोगे, इसलिए परिचय को अच्छी तरह से पढ़ लो। और अगले वीडियो से हम इनकम टैक्स जो है सैलरी हेड से स्टार्ट करेंगे, तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से उसको पढ़ना है। धन्यवाद।